मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। गुस्से में पापा ने दहेज में देने वाला सारा सामान ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा मुंह देखोगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर सब घर वाले बहुत डर गए थे। कई महीनों तक कोई उस कमरे के पास जाता भी नहीं था। मैंने एक रात पापा को दूध का ग्लास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुपके से पीछे गई। जब कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो नमस्कार, मेरा नाम सुहानी है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। क्या बताऊं आपको अपनी जिंदगी के बारे में। मेरी जिंदगी तो बड़ी अजीब तरीके से गुजर रही थी। कहते हैं ना कि किसी की गलती और भुगतता कोई और है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ रहा था। हम 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी। बहुत ही शांत स्वभाव की थी दीदी। पापा की आंखों का तारा भी थी। पहला बच्चा तो हमेशा ही प्यारा होता है। ऐसा ही कुछ दीदी के साथ भी था। दुनिया जहान का प्यार मिला था दीदी को। मैं भी दीदी को बहुत प्यार करती थी। दीदी का नाम रिया था। मुझे हमेशा से ही दीदी जैसा बनना था। वो जो भी काम करती थी मुझे वही काम करना था। अगर वो आटा गूंथती थी तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी आटा गूंथना है। वो जब भी खाना बनाती तो पापा उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे, तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अक्सर पापा दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी। एक अलग तरीके का प्रेशर था उन पर, या फिर मैं कहूं कि हर घर में यही होता था। बड़े बच्चे पर पहले से ही जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वो कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि ये सब हमारा सबसे बड़ा वहम था। दीदी भी तो इंसान ही थी, और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसे हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में शर्त लगी हुई हो, इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। आए दिन बेफुजल में हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में हमने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहां कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें सोचना था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनके दिल की बात मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो प्यार से पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ भी है। मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भी कोशिश नहीं की। हम में से किसी के मन का कुछ जानना चाहा ही नहीं। हमेशा बस अपनी ही चलाते थे। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था। मर्दों के बीच में ही शादी का रिश्ता पक्का हो गया। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि अगले महीने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं और अमीर भी हैं। हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजर से देख रहे थे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, राजेश ये कैसे हो सकता है? एक बार रिया को लड़का दिखा तो देते, उसे पसंद है भी या नहीं। पर पापा ने मना कर दिया। जब से दीदी को इस बारे में पता चला था वो बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई और दीदी से कहने लगी, रिया अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। मम्मी को दीदी की ऐसी बात सुनकर पता नहीं क्यों लगा कि शायद दीदी किसी को पसंद करती है। दीदी का हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहां तुम चाहोगी। दीदी कुछ कहने वाली ही थी कि पापा आ गए और दीदी ने नाम में सिर हिला दिया और बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा था। दिल में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये शादी मेरे लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी।
मम्मी ने कहा, बेटा शुरू शुरू में सबको डर लगता है, ये घबराहट सभी को होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो। शाम को वो लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आए हैं। मम्मी दीदी को भी अपने साथ ले गई थी उनके सामने। लड़के की दीदी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वो लड़की भी बड़ी प्यारी सी लग रही थी। वो तो दीदी को अभी से भाभी कहने लगी थी। फिर जाते हुए लड़के की दीदी ने दीदी के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। सच कहूं तो अपनी दीदी के लिए उसके ससुराल वालों का इतना प्यार देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने दीदी से पूछा, तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? इतना पूछना था कि दीदी तो शर्म से लाल हो गई। उनके गाल तो बिल्कुल लाल टमाटर हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियां बहुत जल्दी गम में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वो अपनी हर चीज खुद ही पसंद कर रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपने मर्जी का पार्लर भी खुद पसंद किया था। सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या सोचे बैठी है। सब घर वाले बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था और रोज बजाती थी। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले से ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। बहुत मजे किए हम सब ने मिलकर। ऐसे ही बारात का दिन भी आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। बड़ी प्यारी परी जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। जब मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत खूबसूरत और हैंडसम था। तो मैंने सोचा जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा हुआ है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहां दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, फिर वो कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वो भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें कोने में ले गई। मैंने कहा, मम्मी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वो कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, देख नहीं रही हो कितने मेहमान आए हैं, सबसे मिलना है मुझे, जाओ ढूंढो, वहीं कहीं होगी। वो तो उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज के गलत होने का अंदाजा ही नहीं हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी सोचने लगी, फिर बोली, आओ पहले तुम्हारी घबराहट दूर करूं मैं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढ रहे थे, मगर वो कहीं नहीं मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए। उनकी आंखें नम थी। शायद उन्हें अब एहसास हो रहा था कि दीदी अब कुछ ही देर में हमारे घर से चली जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बड़ी बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई है। पापा कहने लगे, जल्दी से रिया बिटिया को ले चलो, जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, सुनिए, रिया कहीं नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब वो नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी, पापा ने कहा। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, कहीं नहीं मिल रही। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने, कहने लगे, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं बाहर जाकर क्या कहूँ? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है? मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, सुनिए, आप बेड पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हम। पापा बोले कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम बाहर जाकर कुछ कह सको। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा कहने लगे कि काश तुमने लड़कियों को भी इतनी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को शादी कर सादगी से विदा कर देंगे। अब तो हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में चुपके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा नहीं था
कि दीदी के लिए हमें ऐसी बुराइयां सुननी पड़ेगी। मम्मी पापा से बोली, अब आप मत रोइए, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा गुस्से से कहने लगे कि तुम तो बात ही मत करो। बोलते, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम लगा कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर आएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। इसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी मायूसी थी। हम सब एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबसे छुप छुप कर रोते थे। अब वो हमेशा बहुत थके थके से लगते और उनकी आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो ये लगा था कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया है अब। मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फिर फोन आया। लड़के की दादी कहने लगी कि 1 महीने से हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम बहुत नाराज थे, क्योंकि बारात को आप लोगों ने वापस भेज दिया था। मगर हमने ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया या उसे कोई और पसंद है। अगर ऐसी बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझें तो आप अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में अच्छा रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चे हमें बहुत अच्छे लगे। आपका घर हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे ही हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं इनसे बात करके बताती हूँ। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, सुहानी क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊं और दोबारा यहाँ पर वापस लौटकर कभी ना आऊं। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटा, हमारा नसीब ही ऐसा है, किसी और की सजा अक्सर हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूं? मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला होना था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वो दबे कदमों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके इस अंदाज पर थोड़ी हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का ग्लास नजर आया था। पापा इधर उधर देख रहे थे जैसे वो ये काम बड़ी समझदारी से कर रहे हों और कोई उन्हें देख ना पाए। फिर पापा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हैरान होकर बैठ गई थी। ये सब जो अभी मेरी नजरों में ने देखा था, ये सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, पर मगर पापा की खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद ही कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली, जबकि पहले पापा की आहट में ही मम्मी सारे काम छोड़कर उनके पास आ जाया करती थी, उनसे खाने को पूछती थी, उन्हें ताजा रोटियां बनाकर देती थी। फिर आज क्या हुआ था उन्हें? वो बाहर क्यों नहीं आई? मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि अरे वो तो सो रही हैं। और फिर पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। थोड़ी देर में जब मम्मी उठी तो उन्होंने पापा को बताया कि आज वही लड़के वालों का फोन आया था और वो हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे थे। वो कहने लगे, अगर आप अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर दीवार पर फेंक दिया। गुस्से से चीखते हुए बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने खराब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहां मैं चौंक गई थी वही मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने नामे सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए तो मत उठाना। तो मम्मी बहुत गुस्से से बोली, क्यों? अब क्या हुआ? आपको तो अपनी अकल पर बहुत भरोसा था। आप तो कहते थे औरत कम अकल होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? फिर तो अच्छा ही हुआ कि रिया घर से भाग गई। अगर आप इन लोगों से रिश्ता कर देते तब भी बुरा ही होना था उसके साथ। इतना सुनना था कि पापा दरवाजे को धक्का मारते हुए बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए मेरी बड़ी बहन का नाम लेकर बोली, रिया तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब पापा जितनी भी देर घर में होते थे मम्मी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वो रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी घर के माहौल से भागना चाहता था।
अब जब मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया तो पापा को अक्सर छत पर दूध ले जाते हुए देखा। समझ नहीं आता था कि वो दूध का ग्लास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। सच कहूं तो दीदी की बहुत याद आती थी। जाने क्यों मेरा मन नहीं मानता था कि दीदी कुछ गलत कर सकती है। यही सब सोच रही थी कि घड़ी की तरफ नजर गई तो रात के 1 बज गए थे। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वो कोई नहीं, मेरे पापा ही थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था। मैंने देखा कि पापा फिर छत की तरफ गए। आज मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। ये देखकर बहुत हैरान थी कि जिस कमरे के आसपास भी पापा ने किसी को जाने से मना किया था वो कमरा खुला हुआ था और वहां से रोशनी आ रही थी। इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी। पर ये क्या, अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर-थर कांपने लगी थी। पापा निवाला बना बना कर दीदी के मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा बोले, तुम मेरी बेटी नहीं हो, अब तो तुम ये बात जानती हो ना। दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यही घिनौनी हरकत सुहानी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये जानती हो कि मैं ये सब कुछ कभी सुहानी के साथ नहीं कर सकता था। दीदी जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे कमरे में बंद क्यों कर रखा है? आज भी बहुत वक्त है। वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो। मेरी मजबूरी है, बस इसलिए बेटा मैं तुम्हें खाने में बेहोशी की दवाई देता हूँ। मुझे माफ करना बेटा। उन दोनों की ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। फिर पापा कहने लगे, ये जो सुहानी है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। वो ज्यादातर समय देर रात तक उठी रहती है। अभी सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। हम 2 भाई बहन थे बेटा, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन थी। वो मुझसे पूरे 8 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए सुमन को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत सी आई थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर वापस आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी फिक्र और ना ही बच्ची की फिक्र थी। माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। तुम जानती हो वो बच्ची कौन थी? तुम मेरे बच्चे। सुमन ने तुम्हें हाथों हाथ ले लिया और तुमको इतना प्यार किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो सुमन को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ। हालात कुछ संभाले तो हम तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने निकले। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया। मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता किया तो वो लड़का फ्रॉड निकला था। हमने तुम्हारी माँ को बताया था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, पर वो तब भी उसके साथ भाग गई। फिर हमें दोबारा कभी नहीं मिली वो। मगर जब मुझे ये ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर ना चलो तो मेरा जीना हराम हो जाता था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़की की माँ कोमा में थी लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़की की माँ ठीक होकर आई तो उन्हें देखते ही मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वही किया बेटा। तुम जानती हो लड़की की माँ कौन थी? मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ, यानी वो लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक सुमन को सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी सगी माँ की शादी नहीं होने दी थी और फिर वो घर छोड़कर भाग गई। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी, तो मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से ना भाग जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखा है। ये मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें बंद कर रखा है तब से सुहानी भी ठीक से बात नहीं करता। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। रिया दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई। वो बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत खाक में ही मिला ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि रिया घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई।
अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि मैं मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोले, बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बस पापा, मैं अपनी दीदी पर और जुल्म नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सजा अपनी दीदी को कैसे मिलने दूं मैं? भगवान सबको उसकी गलती की सजा देता है, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब क्यों किया? दीदी के साथ पापा भी मेरी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए थे। वो जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। मम्मी और भाई दीदी को देखकर बहुत खुश हुए। मैंने सारी कहानी दोनों को बताई। पापा सुबह से निकले, रात गए, घर वापस आए थे। उन्होंने घर आकर सबसे माफी मांगी। कोई उन्हें माफ करने को तैयार नहीं था, पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी दीदी बहुत अच्छी थी, तो सबसे पहले उन्होंने ही पापा को माफ किया और बाकी सबको भी समझाया कि उन्हें माफ कर दें। पापा ने दीदी को उनकी माँ से मिलने की इजाजत दे दी। अब दीदी की शादी एक बहुत अच्छी जगह होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियां ही खुशियां हैं। अक्सर यही होता है कि अगर किसी के माँ बाप ने कोई गलती की है या भाई बहन ने, तो हम उसके पूरे परिवार को जज करने लगते हैं, जो कि गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को नहीं देना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।